अब हम करें चैप्टर सेकंड जो है रिलेटेड टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। पार्ट ए है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल या फिर इमूवेबल। ठीक है, ये मूवेबल इमूवेबल दोनों के बारे में है। तो इसमें सेक्शन 5 जो है वो कह रहा है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी डिफाइंड। इसमें जो है सेक्शन 5 को डिफाइन किया गया है। इसमें में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को डिफाइन किया गया है। इसमें बोला कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स एन एक्ट बाई विच द लिविंग पर्सन कन्वेज प्रॉपर्टी। जब भी कोई लिविंग पर्सन, इसमें इंपॉर्टेंट ये याद रखना कि लिविंग पर्सन की बात करिए, कोई भी लिविंग पर्सन कन्वे कर रहा है प्रॉपर्टी को, ठीक है, वो किसके लिए हो सकती है, प्रेजेंट या फ्यूचर, और किस आगे एक या एक से ज़्यादा लिविंग पर्सन को, या फिर खुद को, टू हिमसेल्फ एंड वन और मोर अदर लिविंग पर्सन, अपने आप को, या फिर एक या एक से ज़्यादा लिविंग पर्सनस को, तो उसको हम ट्रांसफ़र कहेंगे इसमें। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कहेंगे। आगे सेकंड इन्होंने डिफाइन कर दिया कि लिविंग पर्सन क्या होते हैं। तो लिविंग पर्सन में इन्होंने किया है कि इंक्लूड्स होगी कंपनी, एसोसिएशंस और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। ठीक है, बट कहता है कि बट नथिंग हेयर इन कंटेन शैल इफेक्ट एनी लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स रिलेटेड टू द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू और बाय कंपनी, एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। कहते हैं कि पर जो भी लॉज चल रहे हैं इस ट्रांसफर के रिलेटेड, जो भी रोज, जैसे कंपनी, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल से समझाती हूँ, जैसे कंपनी के रिलेटेड कोई भी लॉज है जिसमें उसको कुछ फॉर्मेलिटीज़ ट्रांसफ़र करने से पहले पूरी करनी होगी उस लॉ के अकॉर्डिंग, तो वो भी लगेंगे, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, उनको ये जो टीपी है वो उसको इफेक्ट नहीं करेगा, उनके लॉज अपने प्रिवेल होंगे। ठीक है, अब है सेक्शन 6। सेक्शन 6 जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वट मे बी ट्रांसफर्ड। तो क्या चीज़ हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, सेक्शन 6 में बताया हुआ है। प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड मे बी ट्रांसफर्ड एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द एक्ट और बाय एनी अदर लॉ फॉर टाइम बीइंग इन अ फोर्स। कहते हैं ये तो एक बेसिक रूल है कि हम किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक्सेप्ट जहाँ पे टीपीए या किसी और लॉ में स्पेशली स्पेसिफाई कर दिया होगा कि ये चीज़ों को हम जो है वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ए जो है वो आ गया चांस ऑफ हेयर अपेयरेंस। द चांस ऑफ अ हेयर अपेयरेंस सक्सीडिंग टू द स्टेट्स, द चांस ऑफ रिलेशन ऑब्टेनिंग अ लिगेसी ऑन द डेथ ऑफ किंग्समैन और अदर मेयरली पॉसिबिलिटी ऑफ लाइक अ नेचर और कैनट बी ट्रांसफर्ड। सबसे पहले इसमें इसमें ये है कि देखो, अगर आपको फ्यूचर में लग रहा है कि हाँ ये प्रॉपर्टी मेरे को मिलेगी और आप उस प्रॉपर्टी को जो है ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो वो आप नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल कि ए है ना, ए का एक बेटा है, ठीक है, और ए के पास प्रॉपर्टी है, तो उस बच्चे को लग रहा है कि कल को मेरे पापा की डेथ होगी या कुछ ऐसा, तो मेरे को ये प्रॉपर्टी जो है वो मिल जाएगी, तो वो चाहता है कि इस प्रॉपर्टी को मैं ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, तो वो नहीं कर सकता। यहाँ पे क्या, उसको चांस है कि हाँ मिल सकती है, नहीं भी मिल सकती। शायद ए जो है उसको सेल करते, शायद किसी को गिफ्ट दे दे, तो ये इस वाले रूल में जो है हम ऐसी प्रॉपर्टी को कभी भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। सेकंड आता है मेयर राइट टू री एंट्री। मेयर राइट टू री एंट्री का मतलब है ये, मान लो ए है, ए ने अपनी जो लैंड है वो बी को दी, और उसने बी को कह दिया कि अगर तू ये काम किया तो ये प्रॉपर्टी फिर से मेरे को वापस आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या है कि ए का राइट है कि अगर बी ने कुछ ऐसा काम किया तो उसको राइट टू री एंट्री द्वारा उसका क्रिएट हो जाएगा, उसको दोबारा वो प्रॉपर्टी फिर से मिल जाएगी। अब ए का ये जो राइट है ना, वो इसको किसी आउटसाइडर को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी है ना वो ओनर को ही वापस जाएगी, ये इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। नेक्स्ट हमारे पास सी आ जाता है जो ईजमेंट्री राइट की बात कर रहा है। ईजमेंट्री राइट हमारा कोई भी ऐसा राइट जो, जैसे हमारी कोई भी बिल्डिंग है, उससे उसको जाने के लिए कोई एक पर्टिकुलर रास्ता है, वो किसी और की ज़मीन से होके जा रहा है मान लो, और हमें वो राइट मिला हुआ है, वहाँ से राइट टू वे है हमारा, हम वहाँ से जा सकते हैं, तो वो मतलब हमारा ईजमेंट्री राइट है। तो कभी भी जो डोमिनेट हेरिटेज है ना उसको हम अपने पास रख लें, और जो ईजमेंट्री राइट है वो नहीं बेच सकते, वो दोनों साथ साथ ही जाएंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इसको। उसके बाद जो है डी पॉइंट, वो पर्सनल राइट की बात करता है। कोई भी ऐसा राइट जो पर्सनली किसी पर्टिकुलर पर्सन को दिया गया है, कि मान लो वो ओनर का ही, ओनर को दिया है सिर्फ कि तुम ही इसको पर्टिकुलर वे से इसको जो है इंजॉय कर सकते हो, तो उस राइट को आप कभी भी जो है ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। उसके बाद है डी डबल डी, ये इसमें ये फ्यूचर मेंटेनेंस की बात करिए कि फ्यूचर मेंटेनेंस आपको जो राइट मिला है वो आप किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। व्हाट्सोएवर मैनर राइजिंग सिक्योर्ड है या डिटरमिन्ड है, कुछ भी वो नहीं देखना अपने, हमने ये देखना है कि हम फ्यूचर मेंटेनेंस को कभी भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। आप इंटाइटल्ड हो, आपको 10,000 रुपये महीना जो है फ्यूचर मेंटेनेंस मिल रही है, तो ये नहीं कल को आप अपनी फ्यूचर मेंटेनेंस का राइट किसी और बी को दे दो, है ना, वो नहीं होएगा। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास ई पॉइंट। ई पॉइंट है मेरा राइट टू सू, है ना, हमारे पास राइट टू सू है। मान लो कि कोई भी ए के पास राइट है कि बी को सू करने का डैमेजेस के लिए, क्योंकि बी ने उसके खिलाफ कोई सिविल रॉन्ग किया, कुछ ऐसा, है ना, और ए ये नहीं कह सकता, ये अपना राइट किसी और को नहीं सेल कर सकता कि ये ले सी तू जाके मेरे बिहाफ पे जाके उस पे केस, मेरे बिहाफ पे क्या तू केस कर लेना, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद आ गया जो एफ पॉइंट है, पब्लिक ऑफिस जो है उसको हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ना ही नॉर कोई भी सैलरी जो पब्लिक ऑफिस से आ रही है, वेदर बिफोर इट पेबल और नॉट। ठीक है, वो भी इसमें आ जाएगा, उसको भी हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते।
फिर जी पॉइंट आ जाता है, कोई भी हमें हमें जो भी गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पेंशन्स वगैरह जो मिल रही है ना, वो भी हम नहीं ट्रांसफ़र कर सकते। जैसे कोई भी मिलिट्री पेंशन होगी, नावल पेंशन्स होगी, एयरफोर्स पेंशन, सिविल पेंशन, पॉलिटिकल पेंशन्स, तो इन सबको भी हम जो है वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अब जो एच पॉइंट है, इसमें 3 पॉइंट हैं। पहला कि हम किसी भी ऐसी चीज़ को नहीं ट्रांसफ़र कर सकते जो अगेंस्ट है नेचर ऑफ़ द इंटरेस्ट। अगर जो नेचर ऑफ़ इंटरेस्ट इटसेल्फ नॉट परमिट द ट्रांसफ़र, तो हम उस चीज़ को जो है वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ठीक है। सेकंड जो है, कोई भी अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसीडरेशन के लिए, ठीक है, विद इन मीनिंग ऑफ सेक्शन 23 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कोई भी ऐसे हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं जो क्या है, अनलॉफुल है, उसका अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है, उसकी कंसीडरेशन जो है वो अनलॉफुल है, तो वो उस अकॉर्डिंग टू सेक्शन 23 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और थर्ड जो है, लीगली जो पर्सन लीगली डिस्क्वालीफाई ट्रांसफ़र ही है, पर्सन लीगली डिस्क्वालीफाई है, वो ले नहीं सकता, तो वो ये 3 पॉइंट है इसमें, तो वो भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। उसके बाद जो है हमारा आई पॉइंट है, वो भी इसमें 3 स्पेशल क्लॉजेज़ हैं, मतलब पॉइंट्स हैं। पहले क्या है कि जो टेनेंट है उसका अनट्रांसफरेबल राइट है, राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी है, ठीक है। वो जो हमारा टेनेंट है वो आगे किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, वो भी नहीं कर सकता। उसके बाद जो फार्मर है, जो क्या है डिफ़ॉल्ट है उसका रेवेन्यू का, वो भी आगे ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। उसके बाद है जो हमारा लेसी अंडर कोर्ट वार्ड्स, ठीक है, कोर्ट ने कोई भी थर्ड है कोई भी प्रॉपर्टी जो क्या है अंडर कोर्ट वार्ड्स है, ठीक है, उसको भी हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। कोर्ट वार्ड्स में ऐसे आ जाते हैं, कोई भी मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आ गया जिसमें प्रॉपर्टी को मैनेज किया जाता है किसी सर्टेन पर्सन के द्वारा, जो खुद मतलब पर्सन अनेबल है अपनी प्रॉपर्टी को जो है वो नहीं मैनेज कर सकता, तो उसमें ये आ जाता है, तो वो भी नहीं आएंगे, ठीक है, इसमें। अगर हम इसका पूरा देखें तो सेक्शन 6 में हमारे पास टोटल आई आई तक क्लोजेस आ जाते हैं, और इसमें पहला वही, पहले हेयर अपेरेंट की बात है, दूसरा री एंट्री की बात है, फिर ईजमेंट की बात करी है, फिर कोई भी ऐसा जो पर्सनली किसी बंदे को ही इंटरेस्ट दिया है उसकी बात हुई है, फिर उसके बाद जो हमारे पास डी है, पर्सन, हाँ डी हो गया, उसके बाद डी है, ये इंपॉर्टेंट है, जो डी पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है, मेंटेनेंस वाला, और ई भी, ये आते हैं ये। और ई में आ गया राइट टू सू वाला। उसके बाद एफ़ है, एफ़ में सैलरी की बात हुई है, जी में हमारे पास कोई भी स्टाइपेंड और जो भी पेंशन्स वगैरह लगी हैं वो, एच में हमारे पास वही जो नेचर के अगेंस्ट है, जो अनलॉफुल है हमारे पास, और जो पर्सन जो है वो लीगली डिस्क्वालीफाइड ट्रांसफ़र ही है, वो भी हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। उसके बाद जो आई क्लोज़ है उसमें हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी, एक तो जो अनट्रांसफरेबल ऑक्यूपेंसी राइट है, और साथ में हमने पढ़ा था जो फार्मर है जो जिसका रेवेन्यू डिफ़ॉल्ट में है वो, और जो लास्ट हमने कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स की बात करी है। अब जो है हमारे पास 7 है, 7 क्या बात कर रहा है कि पर्सन, कौन सा पर्सन जो कम्पीटेंट है ट्रांसफ़र करने के लिए, कहता है एवरी पर्सन जो कम्पीटेंट होएगा जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए, जो भी पर्सन कम्पीटेंट है ना कॉन्ट्रैक्ट के लिए, वो एंड एंटाइटल्ड टू ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी, और एंटाइटल्ड है, ठीक है, कम्पीटेंट और एंटाइटल्ड है ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी, और ऑथराइज टू डिस्पोज ऑफ द ट्रांसफर प्रॉपर्टी, जो ऑथराइज है खुद की नहीं, किसी और बंदे की प्रॉपर्टी के लिए उसको ऑथराइज़ किया कि तुम आगे जाके ट्रांसफ़र कर सकते हो, तो उनको हम चाहे कंपीटेंट टू ट्रांसफर सच अ प्रॉपर्टी ईदर पूरी तरह से होली और इन अ पार्ट, ईदर एब्सोल्युटली और कंडीशनली, इन द सर्कमस्टांसेस टू द एक्सटेंड एंड द मैनर अलाउड इट एंड प्रिस्क्राइब बाय द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। इसमें ये देखना है कि हम कंपिटेंसी कैसे देखते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग। अभी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करें तो सेक्शन हमारे पास 11 में जैसे बताया कि एज ऑफ मेजोरिटी, साउंड माइंड होना चाहिए, है ना, और जो है वो डिस्क्वालीफाई बाय लॉ नहीं होना चाहिए, तो वो चीज़ हमने देखनी है। और मतलब जो एंटाइटल्ड की बात करें तो उसके पास राइट होना चाहिए कि वो अपना इंटरेस्ट जो है आगे किसी बंदे को ट्रांसफ़र कर सके, तो वो चीज़ हमने देखनी है। ज़रूरी नहीं है कि पर्सन खुद ही ओनर हो, उसको ऑथराइज़ भी कोई कर सकता है कि तुम मेरे बिहाफ पे मेरी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करो, जैसे एजेंट्स हैं, वो सब आ गया। उसके बाद है कि वो पूरा मतलब होल होल भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकता है और इन पार्ट में भी कर सकता है, एब्सोल्यूट भी हो सकता है और कंडीशन पे भी हो सकता है, कोई कंडीशनल सेल भी जो ट्रांसफ़र जो है वो हो सकती है। उसके बाद 8th आ गया, 8th हमें कर रहा है कि ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफ़र की जो है बात कर रहा है 8th। कहते हैं अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन इज एक्सप्रेस्ड और नेसेसरली इम्प्लाइड अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पासिस फोर्थ विद टू द ट्रांसफरी ऑल द इंटरेस्ट विच द ट्रांसफर इज देन कैपेबल ऑफ पासिंग इन द प्रॉपर्टी एंड द लीगल इंसिडेंट देयर टू। कहते हैं कि इसमें सिंपली ये है कि अगर तो डिफरेंट इंटेंशन एक्सप्रेस करा है तो ठीक है, नहीं तो जो नॉर्मली क्या होता है जो भी राइट्स होते हैं वो भी ऑटोमेटिकली साथ में ही पास होते हैं, ठीक है, वो भी चले जाते हैं। जैसे कि अगर ए अपना हाउस दे रहा है किसी को, तो ये नहीं है कि वो दरवाजे खोल देगा, अपने दरवाजे, विंडोज़, लॉक, कीज़ जो भी अटैच्ड है ना वो सब साथ में जाएगा, अनलेस अगर डॉक्यूमेंट में ऐसे लिखा है कि नहीं कल को तुम इस चीज़ को नहीं ले सकते, तो फिर उसके अकॉर्डिंग। और इसमें बात की है फोर्थ विद, इमीडिएटली ही उसके साथ जब ट्रांसफ़र होती है तभी उसके साथ ये जो है ट्रांसफ़र हो जाता है। आगे कह रहा है कि है हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, लैंड है, अगर प्रॉपर्टी लैंड है तो उसके साथ जो भी हमारे पास ईजमेंट राइट है वो भी साथ जाएगा, रेंट, प्रॉफिट वो भी साथ जाएगा, और ये जो क्या कहते हैं जो भी थिंग्स अटैच टू दी अर्थ है वो भी उसके साथ ही जाएंगे, ठीक है। अगर मशीनरी है
तो मशीनरी है तो उसके साथ क्या होगा कि जो भी उसके मूवेबल पार्ट्स हैं वो भी साथ में जो है ट्रांसफ़र होंगे। अगर प्रॉपर्टी हाउस है, हाउस के साथ जो भी ये देखो हाउस के साथ लॉक्स, कीज़, बार्स, डोर्स, विंडोज़, ये सब जो है साथ में ही जाएंगे, जो भी परमानेंट अटैच्ड है ना। ईजमेंट, राइट, रेंट, जो भी रेंट जो उसके ट्रांसफ़र के बाद में जो होगा वो जाएगा, ठीक है। अगर कोई मतलब प्रॉपर्टी डेट है या कोई भी एक्शनेबल क्लेम है तो जो भी उसके साथ सिक्योरिटी है ना वो भी जो है ट्रांसफ़र होएगी। बट जो हमारे एरियाज़ और ऑफ इंटरेस्ट है जो बिफोर ट्रांसफ़र है वो नहीं ट्रांसफ़र होएंगे, ठीक है। अगर जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, मनी, और जो अदर प्रॉपर्टी है ये क्या कर रही है, इनकम दे रही है, ठीक है। तो इंटरेस्ट इनकम जो भी होगा ट्रांसफ़र के बाद वो भी ट्रांसफ़र होएगा, यानी तुम प्रॉपर्टी दे दी और इनकम के लिए खुद के लिए रख लिया, तो ऐसा नहीं है, वो भी सब जो है उसके साथ ट्रांसफ़र होएगा, ठीक है। उसके बाद 9 सेक्शन है, ओरल ट्रांसफ़र भी हो सकती है। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी जो है मे बी विदाउट राइटिंग हो सकती है एवरी केस में, इन विच द राइटिंग इज़ नॉट एक्सप्रेसली रिक्वायर्ड बाय द लॉ। अगर लॉ ही नहीं कहता कि राइटिंग में ज़रूरी है तो हम उसको ओरली भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद है सेक्शन हमारे पास 10, कंडीशन रिस्टेनिंग अलाइनेशन। अब अगर हम कोई भी ऐसी कंडीशन लगा रहे हैं जिसको हम कल को उसको किसी को ट्रांसफ़र ही नहीं कर सकते, अलाइनेशन का मतलब होता है ट्रांसफरिंग और डिस्पोजिंग ऑफ अ प्रॉपर्टी। तो हम कल को किसी पर्सन को प्रॉपर्टी दे रहे हैं और उस पर ये रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं कि कल को तो उसको ट्रांसफ़र ही नहीं कर सकता, तो ये कंडीशन जो है ना वो क्या होगी, वॉइड होगी, ठीक है। यही 10 सेक्शन कह रहा है, वेयर अ प्रॉपर्टी इज अ ट्रांसफर सब्जेक्ट टू द कंडीशन और अ लिमिटेशन, एब्सोल्युटली हम किसी चीज़ को एब्सोल्युटली रिस्टेन द ट्रांसफरी और एनी पर्सन क्लेमिंग अंडर हिम फ्रॉम पार्टिंग विद और डिस्पोजिंग ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। द कंडीशन और द लिमिटेशन इज वाइड, और जो भी हमने ये कंडीशन लगाई है ये वाइड है, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ लीज। अब इसकी एक्सेप्शन क्या है, लीज के केस में यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई है फॉर द बेनिफिट ऑफ द लेसर और दोज हु क्लेमिंग अंडर हिम। अगर हम किसी को लीज के ऊपर प्रॉपर्टी दे रहे हैं तो वो कल को जो है उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर रहा है और हमने रिस्ट्रिक्ट किया उसको कि नहीं तो कल को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, तो वो वैलिड है, ठीक है। उसमें वो लेसर की बेनिफिट के लिए है। प्रोवाइडेड दैट द प्रॉपर्टी मे बी ट्रांसफर टू और फॉर द बेनिफिट ऑफ द वीमेन not being a Hindu, Muhammad or Buddhist, so that she shall not have a power during her marriage to transfer or change the same or her beneficial interest therein। इसमें जो एक एक्सेप्शन और है वो दी हुई है अपनी जो हिंदू, मोहम्मद और बुद्धिस्ट की विमेंस को। अगर कह रहा है कि सेक्शन 10 जो है एक स्पेशल प्रोविज़न बता रहा है जिसमें ये बोला कि अगर जो विमेन है वो हिंदू नहीं है, मोहम्मद नहीं है और बुद्धिस्ट नहीं है तो वो प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफ़र नहीं कर सकती किसी और को, ठीक है। ड्यूरिंग हर मैरिज शी कैनॉट ट्रांसफ़र और चेंज द प्रॉपर्टी और हर बेनिफिशियल इंटरेस्ट, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ए ने ट्रांसफ़र करी प्रॉपर्टी फॉर द बेनिफिट ऑफ एक्स, ठीक है, और वीमेन है कोई भी, कवर्ड बाय दिस प्रोविजन विद द कंडीशन दैट की ड्यूरिंग हर मैरिज शी कैनॉट सेल और, ठीक है, और मॉर्टगेज इट। सच रिस्ट्रिक्शन जो है वो इज़ अ वैलिड, ठीक है।